Hello dear students, I welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Today in this video we will continue the same chapter, the rise of nationalism in Europe, and today's topic is the age of revolution 1830 to 1848. So let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY. Hello students, I welcome you back in the video. Today the next topic is the age of revolutions 1830 to 1848. तो ये हम 1830 से लेके 1848 का जो टाइम पीरियड है उसे क्रांतियों का युग कहा जाता है, यानी कि एज ऑफ द रेवोल्यूशंस. सो विल रीड अबाउट दिस ओनली. सो कंजर्वेटिव्स एज अ कंजर्वेटिव रेजाइम ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर. जैसे ही जो कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी जो शासन था उन्होंने अपनी पावर को इकट्ठा करना शुरू किया. So liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution many region of Europe and such as the Italian and German state. तो उसके साथ ही साथ जैसे उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू किया है, उसको और ज़्यादा बढ़ाना शुरू किया, तो वैसे ही लिबरलिज्म और जो नेशनलिज्म थी, यानी कि जो फ्री रहने की भावना या फिर नेशनल राष्ट्रीयता की जो भावना थी, वो संगठनों में और ज़्यादा बढ़ने लगी. ठीक है. और ज़्यादातर इसका जो रिज़ल्ट था वो मैनी रीजन ऑफ यूरोप के काफ़ी स्टेट्स में इसका रिज़ल्ट देखने को मिला, रीजन्स में. और जैसे यहाँ पे इटालियन और जर्मन स्टेट में भी काफ़ी लोगों को क्रांति करते हुए देखा, यानी कि उनके लोगों को उन रूढ़िवादी या कंजर्वेटिज्म के रूल के अगेंस्ट खड़े हुए देखा गया, मींस उनके अपोजिशन में देखा गया. मैनी प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, ऐसा ही जो ऑटोमन एम्पायर के जो काफ़ी सारे प्रांत थे, प्रोविंसेस थे, आयरलैंड एंड पोलैंड, जिनमें से आयरलैंड एंड पोलैंड भी एक थे. दीज revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite. और यहाँ पर क्या थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, यहाँ पर जो क्रांति करने वाले लोग थे, उन्हें लीड किया जाता था बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, यानी कि जो उदारवादी लिबरलिज्म से रिलेटेड जो थे, जो लिबरल ग्रुप के पीपल थे. ठीक है. तो वहाँ के जो शिक्षित यानी कि एजुकेटेड पीपल थे, वो लोग इन सब चीज़ों, इन ग्रुप्स को लीड किया करते थे, या रेवोल्यूशनरीज के ग्रुप को लीड किया करते थे. एंड अमंग हुम वर प्रोफेसर्स, इनमें से कुछ प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे, मेंबर ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस. और ये सभी मिडिल क्लास को या बिलोंग करते थे, जिनमें से कुछ कमर्शियल मीन्स जो वाणिज्य से रिलेटेड, यानी कि जो व्यापार से रिलेटेड जो व्यापारी थे. ठीक है. तो वो सभी लोग इस मिडिल क्लास में आते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो इन जगहों पर लीड करने वाले यही लीडर हुआ करते थे. द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस. अपहीवल मीन्स होता है, मीन्स द विद्रोह. ठीक है. किसी चीज़ के अगेंस्ट चले जाना. सो जो पहला विद्रोह हुआ था वो फ्रांस में हुआ था जुलाई 1830 में. द बर्बन kings who had been restored to power during the conservative action after 1815. और एज अ रिज़ल्ट जो बर्बन किंग्स थे, उन्हें अपनी पूरी जो who had been restored to power during the conservative action, जब कंजर्वेटिव के टाइम में 1815 में जो बर्बन फैमिली थी वो फिर से रिस्टोर हुई थी, या उसकी जो पावर्स थी वो रिस्टोर की गई थी. तो सबसे पहला जो एक्शन था वो उन्हीं के अगेंस्ट लिया गया था 1815 में. वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज, जिन्हें पूरी तरह से लिबरल रेवोल्यूशनरीज यानी कि जो उदारवादी जो क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा उन्हें सबसे पहले बर्बन फैमिली को ही या बर्बन किंगडम को ही हटा दिया गया. एंड नो इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल असम मोनार्ची विद लुइस फिलिपे एट इट्स हेड. तो बर्बन फैमिली को हटा दिया गया, और उसके साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक मोनार्ची सिस्टम रखा गया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची रखा गया, जिसका जो लीडर था वो था लुइस फिलिप.
एट इट्स हेड, और वो उसका हेड बना. व्हेन फ्रेंच स्नीजेस मेटरनिच वंस रिमार्क्ड, एक बार मेटरनिच ने रिमार्क किया था कि व्हेन फ्रेंच स्नीजेस मतलब अगर फ्रेंच को एक छींक भी आती है तो रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, तो जो पूरा यूरोप है वो उसे कोल्ड हो जाता है. इट मीन्स अगर फ्रांस में अगर एक क्रांति भी होती है, एक कोई भी छोटा सा स्टेप लिया जाता है तो इसका इफ़ेक्ट पूरे यूरोप पर पड़ता है. द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन रशल which led to Belgium breaking away from the United Kingdom to the Netherlands. इस तरह से जो जुलाई की तो जो द जुलाई रेवोल्यूशन, जो जुलाई की क्रांति थी, ठीक है, जुलाई में जो क्रांति शुरू हुई थी वो उससे ब्रसल में भी उसकी अपराइजिंग यानी कि जो उसका शुरुआत हुई थी इन ब्रसल, वो ब्रसल से शुरू हुई थी और विच लेड टू बेल्जियम, जो बेल्जियम तक बढ़ गई थी. एंड ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम टू द नीदरलैंड, और इसके रिज़ल्ट जो एज अ रिज़ल्ट जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया. जो बेल्जियम था वो नीदरलैंड से पूरी तरह से अलग हो गया था. ठीक है, एज अ रिज़ल्ट. In event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. ये एक जो घटना या जो एक इवेंट हुआ था दैट मोबिलाइज, उसने पूरी तरह से जो वहाँ का एजुकेटेड पीपल थे उन लोगों का एक पूरा नेशनलिस्ट फीलिंग के साथ एक ग्रुप मोबिलाइज किया, यानी कि वो इकट्ठे हुए. एंड अक्रॉस द यूरोप, पूरे यूरोप में वॉज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. एक तरह से पूरे यूरोप में एक स्वतंत्रता मतलब एक इंडिपेंडेंस के लिए एक वॉर शुरू हो गई थी. ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. जो ग्रीस था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था सिंस 15th सेंचुरी से ही जो ग्रीस था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था. द growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence among the Greeks, and which began in 1821. तो जो 15th सेंचुरी से यूनान ऑटोमन वहाँ का जो एक ग्रीस जो था वहाँ का पार्ट था. ग्रीस को यूनान भी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, उसका एक नेम है यूनान. सो यूरोप के जो भी जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने नेशनलिज्म की ग्रोथ को लेते हुए और वहाँ के जो ग्रीस के लोग जो थे वहाँ की उनकी फ्रीडम के लिए 1821 में एक नया स्ट्रगल शुरू कर दिया था. ठीक है, सॉरी. नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट. अब जो वहाँ के जो राष्ट्रवादी थे यानी कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग लेकर जो लीडर्स थे, ठीक है, ग्रीस के, उनको सपोर्ट मिल गया बाकी लोगों का. सो फ्रॉम अदर ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल had also from many West European who had sympathies for ancient Greek culture. इनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो यूनान के जो लोग थे यानी कि ग्रीस के जो लोग थे उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनको कंट्री से निकाल दिया गया था, और साथ ही साथ वेस्ट यूरोप के अधिकतर लोगों का उनको सपोर्ट मिला, समर्थन मिला, और जो कि प्राचीन जो ये जो एंशियंट ग्रीन कल्चर था उससे बहुत ज़्यादा सिंपैथी रखते थे या उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे. तो ऐसे वेस्टर्न यूरोपियन का भी सपोर्ट ग्रीस के नेशनलिस्ट को मिला ताकि वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकें या अपनी फ्रीडम को पा सकें. Poets and artists lauded Greece as the cradle of the European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against the Muslim empire. पोएट्स एंड आर्टिस्ट, जितने भी जो कवि थे और जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने ग्रीस को उन्होंने ग्रीस की को प्रेज़ल किया था, यानी कि उसको प्रेज़ किया था, उसकी प्रशंसा की थी कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, कि जो यूरोप की जो सभ्यता है ग्रीस ने उसे संभाल कर रखा था. एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन ग्रीस को मिल पा रहा था. एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर, और ये सभी जो ग्रीस के लोग थे वो मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट लड़ रहे थे, क्योंकि जो ऑटोमन था तो ऑटोमन का जो साम्राज्य था या जो वहाँ का जो एम्पायर था दैट वाज अंडर अ मुस्लिम एम्पायर. ठीक है, वो पूरे मुस्लिम कंट्रोल में था, मुस्लिम साम्राज्य के हाथ में था.
तो द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, ठीक है, एक लॉर्ड बायरन नाम के एक इंग्लिश पोएट हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड फंड एंड लेटर वेंट टू द फाइट इन द वॉर। उन्होंने एक फ़ंड बनाया था जिसमें क्या किया गया था कि मनी इकट्ठी की जाती थी, धन इकट्ठा किया जाता था और बाद में उसे वॉर में लड़ने के लिए यूज़ किया गया था उस धन को। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, बट 1824 में फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, और बाद में फाइनली जो उनकी कोशिशें थी वो रंग लेकर आई, और इट मीन्स फाइनली 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कि हिंदी में कहा जाता है कुस्तुनतुनिया नाम का है एक स्टेट है, ठीक है, वहाँ पर एक ट्रीटी की गई थी, एक समझौता किया गया था, जिसके बाद ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में एक नई पहचान मिल पाई। ठीक है।